बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़े और बेटा हमने इंटरफेरेंस में देखे कि अगर किसी भी मीडियम में किसी भी पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा वेव्स आती तो वहाँ एक नवी वेव बनती। और बेटा जो नवी वेव बनती उसका किसी भी समय पे जो डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट पे आने वाले वेव्स का उस समय के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता। तो हमने देखे थे सुपरपोजिशन दो तरीके से हो सकता, एक था कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और एक था डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में ऐसा होता था कि एक ही पॉइंट पे दोनों वेव्स के क्रेस्ट आते थे या तो ट्रफ आते थे, तो जो न्यू वेव बनती थी उसकी उसका एम्पलीट्यूड दोनों के सम के बराबर होता था, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ जाती थी और हम लोग बोलते थे कि वहां पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से सुपर इम्पोज करता था और वहां डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता था। और यदि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो वहां पे जो नवी वेव बनती थी उसका एम्पलीट्यूड जीरो रहता था और ऐसे पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो हो जाती थी। तो बेटा जब दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इम्पोज होती तो कोई पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, कोई पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता। ठीक है, तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता हुआ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता हुआ लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती। और यदि सुपर इम्पोज होने वाली दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो वहाँ की इंटेंसिटी जीरो हो जाती। तो जब दो या दो से ज्यादा वेव को हम सुपर इम्पोज करते हैं तो मीडियम में हमको कहीं पे इंटेंसिटी बड़ी दिखती, कहीं पे घटी हुई दिखती। तो यही जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो बेटा हमने इंटरफेरेंस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो यंग्स है बेटा, ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे 1801 में एक्सपेरिमेंट किए थे। और बेटा ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये हमको डिमॉन्स्ट्रेशन है किसका, इंटरफेरेंस का। कि भाई हमने इंटरफेरेंस तो पढ़ ली है लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है। तो बेटा उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक सोर्स लिया है एस, एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब बेटा मोनोक्रोमेटिक तुमको समझ में आ गया, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमा का मतलब कलर। तो ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ है, ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी है, सिंगल वेवलेंथ की वेव्स है या सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो देखो बेटा ये इसके वेव फ्रंट्स, ठीक है, ये एस के सामने बेटा हमने यहाँ पे स्क्रीन रखे। तो देखो ये एस अपने वेव फ्रंट्स बनाते चल रहा बेटा, ये वेव फ्रंट्स स्क्रीन को यहाँ टच कर रहे हैं। जहाँ स्क्रीन को टच कर रहे बेटा वहां पे हमने इसके अंदर दो नैरो कट लगा दिए, ब्लेड से नैरो कट कर दिए। इनको हम लोग बोलते हैं स्लिट्स, S1 और S2। तो बेटा S1 एंड S2 आर नैरो स्लिट्स। अब बेटा अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल S1 and S2 will act as a fresh source of light and will generate new wave fronts। ठीक है, S1 और S2 नए वेव फ्रंट्स बनाएंगे और ये वेव फ्रंट्स की स्पीड, इनका वेवलेंथ वही होगा जो ओरिजिनल सोर्स का था। तो बेटा S1 और S2 से क्या बनेंगे, नए वेव फ्रंट्स बनेंगे, नए वेवलेट्स बनेंगे और उन वेवलेट्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड वही रहेगा जो कि ओरिजिनल सोर्स का है। तो देखो बेटा ये S2 क्या बना रहा बेटा, नई वेव बना रहा। तो देख जो S2 की वेव बन रही, मैं जिनको डार्क कर रहा बेटा, ये उनके क्रेस्ट है, ये S2 के क्रेस्ट है बेटा, ये S2 के क्रेस्ट, S2 के क्रेस्ट, S2 से जो वेव बन रही उनके क्रेस्ट। और ये जो डिसकंटिन्यूअस लाइन है ये S2 से बनने वाले वेव के ट्रफ है, ये क्या है बेटा, उनके ट्रफ है। ठीक है, और ये बेटा S1 से बनने वाली वेव के क्रेस्ट, और ये S1 से बनने वाली वेव के ट्रफ।
और इधर सामने हमने क्या करे, स्क्रीन लगा दिया। क्या लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया। अब बेटा हमको दिखाई दे रहा है कि इस रीजन में S1 और S2 दोनों की वेव्स क्या हो रही, सुपर इम्पोज हो रही। सुपर इम्पोज हो रही तो बेटा एनर्जी का क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो बेटा, जैसे ये पॉइंट देखो, यहाँ दोनों डिसकंटिन्यूअस ओवरलैप कर रहे हैं, यानी दोनों के ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं। इस पॉइंट पे देखो दोनों सॉलिड ओवरलैप कर रहे हैं, यानी दोनों के क्रेस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। इस पॉइंट पे देखो, फिर से देखो, यहाँ पे दोनों के क्या डिसकंटिन्यूअस लाइन ओवरलैप कर रहे हैं, यानी यहाँ पे दोनों के ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ देखो दोनों के क्रेस्ट ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ये पॉइंट देखो ना, इन पॉइंट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और हम उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट है बेटा, देखो ये पॉइंट हमको कैसा दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है बेटा। अब ऊपर देखो, यहां देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये पॉइंट देखो, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ। ये देखो बेटा, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ। ये देखो बेटा, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ। तो बेटा ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक के क्रेस्ट पे दूसरे का क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा। तो ये पॉइंट हमको डार्क दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा। ध्यान दो बेटा, देखो फिर से देखो, यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ना, ये सॉलिड है और ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ। ये देखो, ये सॉलिड है और ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ है कि नहीं बेटा। उसी तरीके से देखो, ये यहाँ पे सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड है, और ये देखो डॉटेड है, डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पॉइंट कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। ठीक है। उसी तरीके से देख बेटा, ये पॉइंट देख, ये देख दोनों डिसकंटिन्यूअस आ रहे, ये देख दोनों सॉलिड आ रहे, है क्या नहीं। तो बेटा इस पॉइंट पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमको ये कैसे दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा। उसके बाद देख यहाँ पे देख बेटा, ये देख दोनों सॉलिड है, ठीक है क्या नहीं बेटा। तो उसके बाद ये देख यहाँ पे दोनों डॉटेड है, फिर देख यहाँ पे दोनों सॉलिड है। तो बेटा इस पॉइंट पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये पॉइंट हमको अगेन कैसे दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा, है क्या नहीं। तो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम S1 and S2, some points appeared bright। और कौन से पॉइंट ब्राइट होंगे, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। एंड some points appeared dark, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो बेटा ये जो स्क्रीन के ऊपर हमको क्या दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट बैंड दिखाई दे रहा है। देखना, एक ब्राइट के आजू बाजू में दो डार्क है, एक डार्क के आजू बाजू में दोनों ब्राइट है। तो अल्टरनेट बैंड्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड are obtained on the screen, are obtained on the screen। और ये जो बैंड्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस। एंड दिस बैंड्स आर नोन एज इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो बेटा देखा, ये तो डिमॉन्स्ट्रेशन था कि कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती, कहीं पे बढ़ जाती, ये तो इंटरफेरेंस है।
ठीक है। अब यहां से और बेटा हमको दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, इफ वन ऑफ द टू स्लिट, दो स्लिट बेटा S1 और S2, S1 और S2, इनमें से कोई भी एक को क्लोज कर दो, इज कवर्ड यानी क्लोज कर दो, इज कवर्ड, देन नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है बेटा, दो में से कोई भी एक को क्लोज कर दे तो देखो यहां से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इन्हें दिखाई नहीं देंगे। तो बेटा ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता कि ये जो फ्रिंजेस है, अगर मैं एक बंद कर दूं तो एक ही से वेव, जैसे S1 को बंद किया तो सिर्फ S2 से वेव आएंगे। अब सिंगल वेव आ रही है तो कोई सुपरपोजिशन नहीं हो रहा, इसके लिए पूरा के पूरी इंटेंसिटी एक जैसी है। लेकिन जब मैं दोनों को चालू करता हूं, दोनों से वेव क्या होती, सुपर इम्पोज होती, यानी फ्रिंजेस बनने का कारण है सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो ये ऑब्जर्वेशन हमको बताता कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस are formed due to superimposition of light waves from S1 and S2, from S1 and S2। अब बेटा इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि देखो यहाँ पे S1 और S2, ये बेटा किसका काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स का। सोर्स तो एक ही है हमारा, सिंगल है। तो बेटा अगर सिंगल सोर्स के बजाय मैं दो अलग अलग सोर्स यूज करता, ठीक है, तो इफ S1 and S2 are two independent source of light, अगर S1 और S2 दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, तो फिर बेटा हमको यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था, जो फ्रिंजेस मिल रही थी, उसके अंदर जो ब्राइट और डार्क बैंड की पोजीशन है वो चेंज हो रही थी। ठीक है, अगर S1 और S2 दो इंडिपेंडेंट सोर्स थे लाइट के, तो बेटा दे द पोजीशन ऑफ bright and dark band in interference pattern is not permanent। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये थे बेटा इसके दो ऑब्जर्वेशन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, नोट करो। ठीक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट है बेटा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बेटा पहले ये होता क्या ये देख लेते हैं। तो बेटा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस in which position of bright band, position of bright band, ठीक है, ब्राइट बैंड यानी जहां पे इंटेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम, और डार्क बैंड जहां पे
इंटेंसिटी क्या रहती, मिनिमम। ठीक है बेटा, हमने देखे थे ना कि S1 और S2 दो सोर्स का काम कर रहे थे और इनसे जो लाइट आ रही थी एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही थी, जिससे कारण स्क्रीन पे हमको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड दिख रहे थे। तो ऐसा इंटरफेरेंस जिसके अंदर ब्राइट और डार्क बैंड की पोजीशन फिक्स है, परमानेंट है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ब्राइट एंड डार्क बैंड पोजीशन इज परमानेंट ऑल अलोंग द स्क्रीन। ठीक है बेटा, ऐसा इंटरफेरेंस जिसके अंदर ब्राइट और डार्क बैंड की पोजीशन फिक्स है, वो चेंज नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेंड इंटरफेरेंस। और अगर हम लोग याद है ना S1 और S2 दो इंडिपेंडेंट सोर्स लेंगे तो इनकी पोजीशन क्या होती, चेंज होती, उसको हम लोग बोलते हैं अनसस्टेंड इंटरफेरेंस। और उसकी कंडीशन क्या है बेटा, सस्टेंड इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि बोथ सोर्स मस्ट एमिट लाइट कंटिन्यूअसली, यानी S1 और S2 से दोनों लाइट कैसे आनी चाहिए बेटा, दोनों से लाइट कंटिन्यूअसली आनी चाहिए। दूसरी, जो लाइट है जो S1 और S2 से लाइट आ रही है, दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, और हो सके तो भाई उनका अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डार्क बैंड हमको फिर सीधा डार्क दिखाई देंगे, यानी जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है वो डायरेक्ट हमको क्या दिखाई देंगे, डार्क दिखाई देंगे अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो। और जो दोनों सोर्स से लाइट आ रही उनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये तीन कंडीशन बन जाती है अलग अलग। नेक्स्ट, जो S1 और S2 है ये एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, मस्ट बी क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद S1 और S2 ये क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, मस्ट बी नैरो सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा नहीं कि तुमको ऐसा स्क्रीन पे ऐसा कट मारने को बोले थे ब्लेड से तो तुम ऐसे बड़े बड़े कट मार दे, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशंस याद रखो। ठीक है बेटा, तो सस्टेन इंटरफेरेंस समझ में आया, ऐसा इंटरफेरेंस जिसके अंदर ब्राइट बैंड और डार्क बैंड की पोजीशन परमानेंट है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है कि दोनों सोर्स से लाइट आनी चाहिए, और जो लाइट है जो दोनों सोर्स से लाइट आ रही दोनों की वेवलेंथ सेम होना, हो सके तो एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए, एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है लेकिन अगर हो सके तो सेम हो जाए। उसके बाद जो दोनों सोर्स से लाइट आ रही उनका फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद S1 और S2 दोनों एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, और S1 S2 का सोर्स होना चाहिए नैरो सोर्स होना चाहिए। लिख लो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो देखो बेटा, टू और मोर सोर्सेस ऑफ लाइट, बेटा दो या दो से ज्यादा लाइट के सोर्स। ठीक है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा लाइट के सोर्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो कोहेरेंट सोर्स है। सबसे पहली कंडीशन है कि उन्होंने जो लाइट है कंटिन्यूअसली एमिट करना चाहिए, मस्ट एमिट लाइट कंटिन्यूअसली। ठीक है बेटा, उन्होंने लाइट कंटिन्यूअसली एमिट करना चाहिए। अब बेटा उनसे जो लाइट एमिट हो रही उनकी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम होनी चाहिए, और जो बेटा दो या दो से ज्यादा सोर्सेस से लाइट आ रही उनका जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जो है
वो 0 होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर बेटा दो या दो से ज्यादा लाइट के सोर्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते तो हम लोग बोलेंगे कि ये सोर्सेस कैसे है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अब बेटा इसमें कुछ बातें याद रखो। टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, कैन नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है बेटा, क्यों? तो बेटा इसलिए पहले देखो कि लाइट कैसे बनती है। बेटा जब किसी भी एटम पे एनर्जी फॉल होती तो जो उसके इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड लेवल से कहां पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते और बेटा वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, जंप फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एक्साइटेड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे जाते हैं। और जब वो एक्साइटेड लेवल पे जाते हैं तो उनको मालूम पड़ता कि जो एक्साइटेड लेवल है, एक्साइटेड लेवल इज अनस्टेबल। एक्साइटेड लेवल क्या है, अनस्टेबल है। तो वो वापस जंप करते हैं, जंप फ्रॉम एक्साइटेड लेवल टू ग्राउंड लेवल। और जब बेटा देखो ग्राउंड से एक्साइटेड पे जा रहे थे तो उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब एक्साइटेड से ग्राउंड पे आते तो बेटा ये वो क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी, रेडिएट एनर्जी। अब बेटा एनर्जी कोई भी फॉर्म में एब्जॉर्ब करे, चाहे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, लेकिन जब वो डी एक्साइट होकर एक्साइटेड से ग्राउंड लेवल पे आएंगे तो एनर्जी को रेडिएट करेंगे किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में? जब ग्राउंड स्टेट पे आता तो एनर्जी को रेडिएट करता है किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो प्रॉब्लम क्या है, तो देखो बेटा ये जो पूरा प्रोसेस है ना जो मैंने यहाँ पे बताया कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर ग्राउंड से एक्साइटेड, एक्साइटेड से ग्राउंड, ये पूरे प्रोसेस को टाइम लगता है बेटा 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना टाइम लगता है, 10⁻⁸ सेकेंड, इतना समय लगता है। तो दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत ये है कि अगर मैं दो सोर्स लूंगा तो चलो भाई ये दोनों लाइट एमिट करें, इसकी भी लाइट आई और इसकी भी लाइट आई, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस कांस्टेंट कितने समय के लिए, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। देखना दोनों ने पहली लाइट वेव एमिट करे तो दोनों की जो पहली लाइट वेव है इनके बीच में जो भी फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। लेकिन जब ये दूसरी लाइट वेव एमिट करेंगे बेटा, जब ये दूसरी लाइट वेव एमिट करेंगे तो ये जो फेज डिफरेंस था ये क्या है, अभी भी कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है। लेकिन याला फेज डिफरेंस और याला फेज डिफरेंस ये दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो फ्रिंजेस बने थे वो कितने समय के लिए लास्ट करेंगे, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। यहाँ पे जो ये गायब हो गए, अब नई फ्रिंजेस बनी, ये कितने समय के लिए लास्ट करेंगे, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए। तो फ्रिंजेस तो बनेंगे, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड, बट दे लास्ट फॉर 10⁻⁻8 सेकेंड। यानी बेटा इसका मतलब एक सेकंड में तुमको समझ में आ रहा, इन 1 सेकेंड
ये बेटा 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 यानी बेटा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी बेटा एक सेकंड के अंदर 10 करोड़ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे। एक सेकंड में 10 करोड़ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे, जो कि क्या है बेटा हमारी आंख के लिए बहुत तेज है। ठीक है, तो ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट सच फास्ट चेंजेस। इतने फटाफट जो फ्रिंजेस बन रहे हैं और जैसे बने गायब, फिर ये बना गायब, फिर तीसरा, तो इतने फास्ट भाई हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमको वहां पे लगता therefore we observe no interference fringes are formed। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा मैं। हो सकता है बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया लिख लिख के भाई पढ़ा रहे, पहले तो नहीं पढ़ाए थे ऐसा। तो बेटा ये चैप्टर ऐसा है, तुमको एग्जाम में आंसर लिखना है, तो बेटा आंसर लिखने के लिए तुमको पता भी तो होना चाहिए कि क्या लिखना है। क्या क्लियर है बेटा? तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, दोनों से एक एक लाइट आई, ठीक है, उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही दूसरी लाइट आएंगे फेज डिफरेंस अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन पहले वाला और यहाँ का फेज डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसकी जो पैटर्न बनी थी वो गायब हो जाएंगी, नई पैटर्न, तीसरी आएंगी फिर नई पैटर्न। तो बेटा ऐसा एक सेकंड में 10 करोड़ नए पैटर्न बनेंगे और हमारी आई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, नोट करो, ड्रॉप करते हैं इसको। ठीक है बेटा, फिर हम लोग कोहेरेंट सोर्स कैसे यूज करते हैं? तो देखो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने का पहला तरीका है, ये सोर्स है बेटा हमारा, ये सोर्स है, हमने यहाँ एक मिरर रख दिया, मिरर रख दिया, ये बन गई बेटा उसकी वर्चुअल इमेज, ये बन गई इसकी वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब बेटा ये एक सोर्स हो गया और ये दूसरा सोर्स हो गया। अब ये भाई इसी की तो इमेज है, तो जो लाइट इससे आएंगी वही लाइट में इससे आएंगी, जो इसका एम्पलीट्यूड वो इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो पहला है ऑब्जेक्ट एंड इट्स virtual image can act as a coherent source। ये क्लियर है बेटा? दूसरा है, देखो ये सोर्स है, इसको यहां से सब ब्लॉक करें, हमने ब्लॉक करें, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक दूसरा मिरर लगा दिया, ये बनी बेटा इसकी इमेज, ये बनी याले मिरर की इमेज। ठीक है बेटा, अब ये दोनों किसका काम करेंगे? तो बेटा अब ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस का काम करेंगे। तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज ऑफ सेम सोर्स। और तीसरा बेटा तुमने देखे कि एक सोर्स रख देंगे, सामने स्क्रीन रखेंगे, ठीक है, और इस स्क्रीन पे दो कट लगा देंगे, तो ये भी किसका काम करेंगे बेटा, कोहेरेंट सोर्सेस का काम करेंगे। क्या क्लियर है बेटा? नोट कर लो। तो बेटा ये बात याद रखना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। बेटा बहुत बार एग्जाम में आया है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, जैसा है बेटा करना तो है। नोट करो बेटा और अपने नोट्स खुद बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा।